हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एसएसटी में स्पेशली इकोनॉमिक्स के ओनली इकोनॉमिक्स के 125 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और लेट मी टेल यू, इकोनॉमी में 5 चैप्टर है टोटल। क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है 5 चैप्टर है, हर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एवरेज 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक चैप्टर में से लगभग 25। तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसके सहारे आप रिवाइज कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन एक एक नंबर वाले भी हैं, इसमें क्वेश्चन दो दो नंबर वाले भी हैं, ठीक है। तो इसके सहारे आपकी कंप्लीट इकोनॉमी रिवाइज भी हो जाएगी और छोटे छोटे क्वेश्चन में जो गलती होने की संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले ही चैप्टर से। व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब क्या है? तो नेशनल इनकम का मतलब है एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी अगर वैल्यू टोटल कर दो, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। और इसमें चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, देश के जितने भी रेजिडेंट हैं उनकी जो टोटल इनकम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस आप सुना होगा, जो राशन कार्ड की दुकान होती है, राशन जहाँ से लेके आते हैं बहुत सस्ते रेट पर, उसको हम पीडीएस बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम या नेशनल एवरेज इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। देखो, देश की जो टोटल इनकम है जिसको हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं, उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, क्या निकल के आ जाएगी? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आईएमआर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक साल से छोटे बच्चे, वो जो मर जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो एक साल के अंदर हैं कितने बच्चे, जैसे मान लो एक साल के अंदर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो मर जाते हैं एक साल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। The number of children that die before the age of 1 year in proportion of 1000 live children born in that particular year is called इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। हालांकि किसी भी देश की अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं तो ये अपने आप डाउन हो जाएगी, और हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं है तो ये अब चले जाएगी। लिटरेसी रेट क्या होती है? तो 7 साल या 7 साल से ऊपर, 7 साल या 7 साल से ऊपर अगर कोई व्यक्ति कुछ पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है किसी भाषा को, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट, है ना। तो ए प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम एज 7 years और अबव हु कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो, देखो नेट अटेंडेंस रेशियो कैसे निकालते हैं कि मान लो 14-15 साल के कितने बच्चे हैं टोटल, उसमें से 14-15 साल में से स्कूल जाने वालों की संख्या कितनी है, उसका जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो सेम एज ग्रुप में मान लो कितने भी लोग हैं, उसमें से सेम एज ग्रुप में मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोग स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं 14-15 साल के, तो उसका जो परसेंटेज निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। बीएमआई क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीएमआई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो पता लगाता है कि कोई भी व्यक्ति अंडर नोरिश्ड है या नहीं है, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसको कैसे निकालते हैं? किसी भी व्यक्ति के वेट को डिवाइड कर देंगे उसकी हाइट से, किसी भी व्यक्ति के वेट को डिवाइड कर देंगे उसकी हाइट के स्क्वायर से, तब निकल के आता है बॉडी मास इंडेक्स। और ये बहुत अच्छा तरीका है जानने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कितना न्यूट्रिशन ले रहा है, कितना न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बेस्ट मेथड है मेजर करने का डेवलपमेंट। किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर आपको पता लगाना है तो वो आप पता लगा सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 क्राइटेरिया है मेनली, इन 3 चीज़ों पर आधारित होती है। नंबर 1 लिविंग स्टैंडर्ड, नंबर 2 हेल्थ स्टेटस, और नंबर 3 एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। लिविंग स्टैंडर्ड हम पता लगाते हैं पर कैपिटा इनकम से, हेल्थ स्टेटस पता लगाते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, एजुकेशनल लेवल हम पता लगाते हैं लोगों का लिटरेसी रेट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। 2019 में इंडिया की रैंक आती है 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए होता है, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ के साथ में ये ऐसा डेवलपमेंट है जहां पे प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जाता है, ताकि और साथ के साथ में फ्यूचर की जनरेशंस का भी ध्यान रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो जाएँ और एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुँचे, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, it refers to the development which takes place without damaging the environment. Such development should not compromise the own needs of future generation, otherwise it is meaningless. तो डेवलपमेंट वही अच्छा है जो प्रेजेंट की नीड्स फुलफिल हो जाए, फ्यूचर की जनरेशन का ध्यान रखा जाए और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एवरेज कोई भी व्यक्ति कितना जी पा रहा है उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लो मोर्टेलिटी रेट केरल में क्यों? केरल में डेथ क्यों कम होती है? क्योंकि भैया वहाँ पे हेल्थ का और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पे डेथ कम होती है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज? हम रिसोर्सेज का ओवर यूज क्यों कर रहे हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रिसोर्सेज का ओवर यूज करने का सबसे पहला कारण है ओवर पॉपुलेशन, दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस, तीसरा एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये रीजन है ओवर यूज करने के। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई? एचडीआई के कौन कौन से कंपोनेंट है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है? तो ये हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। स्टेट एनी टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम? डेवलपमेंट के इनकम के अलावा और क्या गोल होते हैं? एक तो ये डेवलपमेंट ये चाहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो सभी के साथ, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव हो जाए। कितने देशों को इंक्लूड किया जाता है एचडीआई की रैंकिंग में? 189। विच क्राइटेरिया यूज्ड इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन क्लासीफाइंग कंट्रीज? कंट्रीज को क्लासीफाई करने में कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है? तो वो है इनकम क्राइटेरिया, पर कैपिटा इनकम यूज की जाती है। इनकम क्राइटेरिया में भी कौन सा? पर कैपिटा इनकम यूज किया जाता है। और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम कंट्रीज को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है, कौन से कंट्री का डेवलपमेंट सही नहीं है। गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़? पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी फैसिलिटीज़ जो सरकार प्रोवाइड कराती है उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारी कैसी फैसिलिटीज आएंगी? पब्लिक फैसिलिटीज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से ही एक डेफिनेशन आ गई, तो इसको वो पहली वाली याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी फैसिलिटीज़ जो सरकार प्रोवाइड कराती है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है या बहुत ही कम प्राइस पर प्रोवाइड कराती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। इनका पर्पज़ क्या होता है? लोगों का वेलफेयर करना, ताकि मतलब जन कल्याण हो सके, इसलिए पब्लिक फैसिलिटी। जैसे आपको पता होगा अभी वैक्सीन लगाई थी सभी को, है ना, कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई थी, तो एक प्रकार की कैसी फैसिलिटी हो जाएगी? पब्लिक फैसिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल स्कूल, हेल्थ स्कीम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है एक लंबे समय तक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होती है जीडीपी में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी भी देश की जीडीपी लगातार ग्रो करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, तो हम कहेंगे भैया इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। व्हाट आर द टू मेन पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? कैसे देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी? तो उसके आने के दो पैरामीटर है, जीडीपी बढ़नी चाहिए और ग्रोथ ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा के हिसाब से भी ग्रोथ होनी चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस आर डिफरेंट कंट्रीज कंपेयर? किस आधार पर अलग अलग देशों को कंपेयर किया जाता है? तो नेशनल इनकम के आधार पर और पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंपेयर किया जाता है। सजेस्ट एनी वन मेजर टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? एक तरीका बताओ जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ पे चैप्टर 1 के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। विच सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर? किस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल दो। तो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विद नेचर? नेचर से कौन सा सेक्टर संबंधित है? तो प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर को। सर्विस सेक्टर के नाम से किसको जाना जाता है? टर्सरी सेक्टर को। सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल दीजिए या टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल। तो इसमें टीचिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिनको फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है, फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे आपको ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए। क्या चाहिए? आटा चाहिए, फ्लोर चाहिए। और आटा डायरेक्ट आता नहीं है, आटा किससे आएगा? व्हीट से आएगा, ठीक है। तो व्हीट तो प्राइमरी प्रोडक्ट है। और फ्लोर कैसे आया? इसको पिसाई करी इसकी चक्की से, तब इसको फ्लोर बन गया। अब फ्लोर को हम डायरेक्ट तो यूज करते नहीं, तो यहाँ पे ब्रेड बनाने के लिए तो फ्लोर क्या हो जाएगा? एक प्रकार से आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जीडीपी की। तो एक साल के अंदर, ध्यान रखना, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पीरियड, है ना, फाइनेंशियल पीरियड। सरकार के सारे काम किसमें होते हैं? फाइनेंशियल पीरियड में। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है एक साल के अंदर तीनों सेक्टर में, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, है ना। इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर्स इन कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये कहलाती है हमारी जीडीपी। 3 सेक्टर कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों सेक्टर की बात की जा रही है। विच सेक्टर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? जब भी कोई देश शुरुआत करता है डेवलपमेंट में, तो पहले सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में लोग जुड़े रहते हैं? तो वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। इन विच सेक्टर देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर
इन पास्ट 100 ईयर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, कौन से सेक्टर में अभी लोग सेकेंडरी सेक्टर को भी छोड़ के जा रहे हैं पिछले 100 सालों में अगर देखें डेवलप्ड कंट्री में, तो वो है आपका टर्सरी सेक्टर। आज की डेट में कौन सा सेक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, तो वो है आपका टर्सरी सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाई अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है मगर आप काम ऐसा कर रहे हो, मतलब उस क्वालिफिकेशन से कम क्वालिफिकेशन का काम कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? अंडर एम्प्लॉय कहलाओगे, है ना। आपने कर रखी है पीएचडी, पता चला आप लेबर का काम कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। या आपने पीएचडी कर रखी है या कोई छोटा मोटा हिसाब किताब का काम कर रहे हो, तो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन स्किल। तो यहाँ पे लोगों की जो स्किल होती है उनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोग बेचारे मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए, लेस देन देयर पोटेंशियल। लेस देन देयर पोटेंशियल मतलब उनकी क्षमता से कम कैपेसिटी का काम मिलता है, लो स्किल का काम मिलता है, लो वेजेज मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे जो चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर की कहाँ से आती है? नेचुरल प्रोडक्ट से मिलती हैं, जैसे डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीज़ों से मिलती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। इन विच सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? कौन से सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा? तो वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा के रखते हैं। नरेगा कब बना था? नरेगा एक्ट आया था 2005 में। नरेगा पे एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, तो देखो 2 नंबर में आएगा तो ये लिख देना। पहली बात तो नरेगा की फुल फॉर्म में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। इसको बनाया गया था 2005 में पीएम के द्वारा, उस समय जो भी थे मनमोहन सिंह जी, और इसको लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को। नरेगा जिसको हम राइट टू वर्क भी बोलते हैं, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। बाद में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मेन फीचर क्या है? पहला पर्पज यही है, गांव में जो लोग सफ़र कर रहे हैं गरीबी से, उनको मतलब गरीबी से बाहर ले जाना, मिनिमम 100 दिन की गारंटी देना, 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, और इसको 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। और इसको हम राइट टू वर्क भी बोलते हैं, क्योंकि अगर सरकार काम देने में फेल होती है तो सरकार लोगों को अलाउंस प्रोवाइड कराएगी, भत्ते प्रोवाइड कराएगी, है ना। व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। किस सेक्टर में ओनरशिप जो होती है असेट की और सर्विसेज की अंडर सरकार की होती है? तो वो है पब्लिक सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है, वर्किंग आवर लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पे सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं? प्राइमरी सेक्टर में लोग सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से संबंधित इन चारों में से कौन सा ऑक्यूपेशन है? स्टोरेज फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, सर्विसेज या फिर बैंकिंग इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी सेक्टर में आती है आपकी इंडस्ट्रीज। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर का क्या मेन मोटिव है, या प्राइवेट सेक्टर का क्या मेन मोटिव है? वो है आपका प्रॉफिट कमाना। जितने भी प्राइवेट कंपनियां, इनका फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इन विच सेक्टर सीजनल एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट प्रेवलेंट है? किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सीजनल या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? तो वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है काम की ज़रूरत है 2 व्यक्तियों की, लगे पड़े काम करने के लिए 10 व्यक्ति, 8 व्यक्ति एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ये 8 व्यक्ति एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड ही हैं, और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये जनरली आपको गाँव में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब थर्ड वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मनी एंड बैंकिंग। नेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है, ओके। तो हमारी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। जो नोट जारी करती है, नोट का जो करेंसी होती है उसको प्रिंट करती है आरबीआई करती है, ध्यान रखना है ना, हर नोट पर आरबीआई का नाम लिखा रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है? पहली बात तो ये एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में। किसमें प्रॉब्लम है? बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को अपने सामान को एक्सचेंज करते हैं, वो वाला सिस्टम क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। मगर बार्टर सिस्टम में समस्या ये कि ये जो ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ए को बी से कोई सामान चाहिए और बी को कोई ए से कोई सामान चाहिए,
तो आपस में एक दूसरे के सामान की नीड हो। सपोज ए के पास, ध्यान देना, ए के पास मान लो गाजर है, क्या है, गाजर, और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है बी और इसके पास मूली है, ठीक है। तो ए को मूली की डिमांड होनी चाहिए और बी को गाजर की डिमांड होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा होगा तो ही ट्रेड हो पाएगा और ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अगर ऐसा नहीं है, मान लो ए को मूली की डिमांड नहीं है मगर बी को गाजर की डिमांड है, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, या मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये है भारती, ये एक लड़की है भारतीय मान लो, और इसको मान लो दुकानदार से कुछ खरीदना है, ठीक है। दुकानदार से मान लो ये पेटीज लेने जा रही है। क्या लेने जा रही है, पेटीज। अब दुकानदार पेटीज फ्री में तो देगा नहीं इसको, तो इसको बदले में क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा। तो मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर इसको पेटीज चाहिए तो इनको पैसा देना पड़ेगा, और पैसे के माध्यम से जो एक्सचेंज हो रहा है इसी को हम बोल रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। क्रेडिट की एक कंडीशन बताओ। क्रेडिट का मतलब होता है जब आप कोई लोन लेने जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट लेने से पहले बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर लोन लेना है तो पहले ही वो सामने वाला बता देगा कि देखो भाई ये कंडीशंस हैं, इतने % ब्याज की रेट होगी। तो मेन एक कंडीशन पूछी तो आप बता सकते हो इंटरेस्ट रेट। मान लो मुझे अगर ब्याज चाहिए किसी से, मतलब लोन लेना है, तो सामने वाला पहले ही बता देगा कि भैया 10% पर ईयर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो एक इंटरेस्ट रेट हो गई, या कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है, या प्रॉपर्टी के कागज मांग सकता है, या हो सकता है कोई कोलेटरल मांग ले, कोई सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ जमा कर ले, वो हो जाएगी आपकी कंडीशन ऑफ क्रेडिट। नेम वन सोर्स टू प्रोवाइड चीपर क्रेडिट इन रूरल एरियाज। गांव वाले प्लेसेस में एक ऐसा सोर्स बताना है जहां पर सस्ते में आपको क्रेडिट मिल जाए। सस्ते में क्रेडिट का मतलब है लो इंटरेस्ट रेट पर आपको क्या मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए। जनरली गाँव में आपने देखा होगा, गाँव में जो क्रेडिट देने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं मनी लेंडर, और मनी लेंडर चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट। क्या चार्ज करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट। तो गांव में जो मतलब लो इंटरेस्ट पर अगर आपको लोन चाहिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वहाँ से मिल जाएगा। नेम वन सोर्स टू प्रोवाइड क्रेडिट इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट देने वाले एक सोर्स का नाम बताना है, तो वो है बैंक। बैंक क्या होती है, तो बैंक एक ऐसा मतलब इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिटर, ये अपना पैसा जमा करा सकते हैं, और जिनको लोन चाहिए उनको हम बोलते हैं बोरोवर, ये पैसा ले सकते हैं। तो बैंक दो काम करती है। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी पब्लिक से और पब्लिक को लोन प्रोवाइड कराती है ना। और ये चीज़ आपको पता होगी, डिपॉजिट जब बैंक ऐसे एक्सेप्ट करती है तो बदले में उनको कुछ ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, वो लो इंटरेस्ट रेट होती है। और जब ये बोरोवर को लोन देगी तो ये हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब फॉर्मल में आपका एग्जांपल पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रूरल बैंक्स, तो ये हो जाएंगे फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कह सकते हैं फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। नेम वन इनफॉर्मल सोर्स टू प्रोवाइड क्रेडिट इन इंडिया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्रेडिट लेने के, लोन लेने के दो सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के तो ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा SBI, HDFC, ICICI, कैनरा बैंक, बहुत सारी बैंक है। इनफॉर्मल मतलब आपको बैंक में नहीं जाना और डायरेक्टली लोन मिल जाए। जैसे आपने देखा हो गांव में मेनली मनी लेंडर होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, इनके पास जाओ फटाक से लोन मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या रहती है, लो रहती है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रहती है, हाई रहती है। एक्सप्लॉइटेशन की भी संभावना रहती है। कॉमर्शियल बैंक का एक काम बताओ। अरे बैंक का भी मैंने काम बताया था। बैंक क्या करती है, मनी एक्सेप्ट करती है पब्लिक से और रिटर्न में उनको कुछ ब्याज देती है। टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी बतानी है, तो टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है आपकी करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और कॉइन्स। चेक क्या होता है, आपने देखा होगा चेक एक पेपर होता है, और अगर आपको चेक इशू करना है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है रामू, और रामू के यहाँ पे काम करता है या करती है, मान लो ये इनकी बैंक में इनके कोई मैनेजर है, मैनेजर का नाम है कृष्णा, ठीक है। कृष्णा इनके यहाँ पे काम कर रही है। तो अब कृष्णा को रामू को पैसे देने, रामू को कृष्णा के लिए क्या देने, पैसे देने। अब डायरेक्ट इनके पास है नहीं, तो ये कह रहे भैया मैं चेक दे दूंगा। तो चेक में अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर लिखा होगा रामू का, और जिसको चेक देना है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये एक पीस ऑफ पेपर है जो बैंक को मतलब एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया मेरे अकाउंट में से जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है उसको क्या दे देने, आपको कुछ पैसे दे देने, जितना भी लिखा हुआ है। तो इट इज़ द पेपर।
इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज हैज बीन रिटर्न। तो जिसका नाम लिखा हुआ है चेक पर, जैसे नाम किसका कृष्णा का लिखा हुआ था, तो उसको पैसा दे देना है। किसके अकाउंट में से दे देना है? रामू के अकाउंट में से दे देना है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से सैलरी दी जाती है। किसको दी जाती है? जो भी जिसको देनी है आप जिसको दे सकते हो। नॉट ओनली सैलरी, अगर कोई दोस्त है आपका तो दोस्त को भी पैसा दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ चेक। चेक में फ़ायदा ये रहता है, एक पेपर रहता है तो डर नहीं रहता, नहीं तो अगर एक साथ पैसे लेके जाते हो तो लूटने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है ना। गिव द एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के एग्जांपल देने तो मनी लेंडर, जमींदार, एम्प्लॉयर, फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये सब क्या हो जाएंगे? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो जाएंगे, जहाँ पे आपकी फेस वैल्यू के आधार पर आपको डायरेक्टली क्रेडिट मिल जाता है, या फिर आपको कुछ कोलेटरल जमा कराना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, हीरे जवाहरात जमा कराने पड़ते हैं, जब जाके आपको पैसा मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाई बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम बहुत आसान है, कई बार पढ़ चुके हैं। चीज़ के बदले चीज़ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड्स। तो जब सामान के बदले कोई सामान एक्सचेंज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। पुराने समय में ट्रेड का ये इंपॉर्टेंट सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के बदले में, या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है सर्विस के बदले में। राइट एनी टू एडवांटेजेज ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के दो फायदे बताने। पहली बात, एक तो चीपर रेट पर लोन मिल जाएगा, दूसरी बात लंबे समय तक आप लोन ले सकते हो। अच्छा, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के दो नुकसान बताने। इनफॉर्मल सोर्स का एक तो नुकसान है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा नुकसान है एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका? बोरोवर्स का। मनी क्या है? मनी एक कमोडिटी है जिसका यूज किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। विच अथॉरिटी इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया? इंडिया में करेंसी नोट कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से। वाई डू पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक्स? लोग क्यों बैंक में पैसा जमा कराते हैं? भैया बैंक में जमा कराने से एक तो मनी सेफ रहता है, तो पहली चीज़ तो भैया पैसा रहता है सेफ। और पैसा कौन जमा कराता है बैंक में? पैसा वही जमा कराता है जिसके पास सरप्लस रहता है। सारी बीमारी क्या है सरप्लस की? सरप्लस का मतलब है आप कमा रहे हो 50,000 रुपये, कितने? 50। आपके खर्चाएँ 20,000 रुपये मात्र, तो कितना बच गया आपके पास? 30,000 रुपये। तो 30,000 अगर हर महीने का इकट्ठा होता रहेगा तो तुमको डर रहेगा यार पैसा चोरी ना हो जाए, हम पीछे घर से लॉक लगा के चले जाएँ तो कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए लोग बात क्या करते हैं? उस पैसे को बैंक में जमा करा देते हैं और बैंक उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी देती है, तो सेफ ही पैसा सेफ रहता है और साथ के साथ में आपकी कमाई भी हो जाती है। वाई द डिपॉजिट विद द बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट? बैंक में जो पैसा जमा रहता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं जब भी आपको डिमांड हो आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, बिकॉज दे कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। SHG की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के दो फायदे बताओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता ही है ना, जिसमें 10-15 महिलाएं होती हैं और अपना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती हैं, पूल करती हैं, और पैसा जो इकट्ठा हो जाता है तो किसी एक को मतलब लोन दे देती हैं और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, और कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फायदे बताने। तो पहला फायदा तो ये कि भैया यहाँ पे मतलब जो गांव में जो गरीब लोग हैं, गरीब से गरीब, उनको पैसा नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता, तो क्रेडिट की समस्या सॉल्व हो जाती है। दूसरा, चीपर रेट पर इंटरेस्ट मिल जाता है। तीसरा, ये लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज? मेंशन द फीचर्स। रूरल एरियाज में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन कौन से हैं उनके बताने। तो गाँव में एक तो मनी लेंडर होते हैं और दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दोनों में अंतर है। मनी लेंडर बहुत बिना फॉर्मेलिटी के आपको पैसा दे देंगे, मगर दे चार्ज हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये डायरेक्टली, या मतलब इनको कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर क्या देते हैं? पैसा देते हैं। बार्टर सिस्टम की कमी, अभी बार्टर सिस्टम पहले भी चर्चा करी थी। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते। मान लो आपके पास टमाटर है, क्या है? टमाटर, टोमेटो, और एक के पास मान लो मैंगो है। अब यार इन दोनों की वैल्यू तो अलग है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है इनकी मतलब डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड रहती है, मतलब दोनों को एक दूसरे के सामान की चाहत होनी चाहिए, तो ही बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। व्हाट पीपल डू विद एक्स्ट्रा मनी? लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो उसका क्या करते हैं? तो वो उसको बैंक में जमा करा देते हैं खाता खुलवा के, और बैंक उसमें रीजनेबल इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम फॉर द कमर्शियल बैंक? बैंक पैसा कैसे कमाती है भाई? बैंक का मतलब मेजर सोर्स क्या है? तो बैंक का मेजर सोर्स है जो हम डिपॉजिट कराते हैं ना, जैसे मान लो हमने पैसा डिपॉजिट कराया और बैंक हमको दे रही है 4% इंटरेस्ट रेट है। अब बैंक के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया, बैंक उसको किसको दे देगी? बोरोवर को,
है ना। डिपॉजिटर ने पैसा जमा करा दिया और बैंक ने उसको पैसे को रख लिया, और बैंक बोरोअर को क्या देगा, लोन देगा, और बैंक मान लो 12% में लोन दे रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, 12 में से 4 माइनस कर दो तो 8% क्या हो जाएगा, बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करके बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। अगर मान लो पेमेंट आप कहीं भी जा रहे हो और रुपये में पेमेंट कर रहे हो तो कोई मना क्यों नहीं कर सकता। इसको मना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रुपी एक्सेप्टेड है। किस लिए एक्सेप्टेड है, क्योंकि एक तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और दूसरी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑथराइज कर रखा है। आरबीआई इसको क्या करती है, प्रिंट करती है, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता। और मना करता है तो उस पर केस हो जाएगा, लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। वाई डू बैंक्स मेंटेन कैश रिजर्व। बैंकों के पास कैश क्यों रखा रहता है, वो इसलिए रखा रहता है कि आप अगर बैंक में अचानक चले गए पैसा लेने के लिए तो आप उसको निकाल सको, है ना, पैसा आपको दे सकें। तो विड्रोवर्स जो डिपॉजिटर होते हैं उनको मतलब कभी भी पैसे की डिमांड फुलफिल करने के लिए बैंक अपने पास क्या रखती हैं, कैश में रिजर्व रखती हैं, सारा पैसा एक साथ लोन में नहीं देती हैं। वाई आर द मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिप्राइव फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। गाँव में आपको देखने को मिलेगा गरीब जो घर होते हैं वो बेचारे फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, एक तो वो अनपढ़ है, दूसरी बात उनके पास कोलेटरल नहीं होती है। कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए वो नहीं ले पाते, है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो और जो मतलब फॉर्मल चीज़ें उनको फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसलिए फॉर्मल सेक्टर से उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता, और बेचारे फिर अंत में जाके किससे, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और इनफॉर्मल में वही मनी लेंडर होते हैं, तो पहले ही गरीब हैं, मनी लेंडर और इनकी कमर तोड़ देते हैं। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर पुअर हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, फॉर्मल सेक्टर में एक तो क्या है, फिक्स टर्म होता है, फिक्स रेट्स होती है। दूसरी बात, ये फॉर्मल सेक्टर जो है आपको देखने को मिलेगा, एक तो प्रॉफिट मेकिंग तो करते ही करते हैं, साथ के साथ में यहाँ पे एक चीज़ और है, ये उन लोगों को भी लोन देते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं ना। तो प्रॉफिट के साथ साथ ये गरीब लोगों का भी बहुत ज़्यादा भला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसको देते हैं, ट्रेडर्स को, साथ ही साथ में स्मॉल कल्टिवेटर मतलब किसान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरर्स, इनको भी लोन देते हैं, और कम इंटरेस्ट रेट पर। बैंक में आपने देखा होगा अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर क्या मिलता है, लोन मिलता है। और लोन कई टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल लोन और व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, इंडस्ट्रियल लोन, बहुत सारे लोन हैं, और सब में इंटरेस्ट रेट क्या रहती है, अलग अलग। तो ये 3 चैप्टर हो गए। अब 4th चैप्टर है हमारा, एक एक चैप्टर, ये कलर चेंज हो जाएगा आपका क्वेश्चन का, मतलब नया चैप्टर आ गया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इसमें हम बात करेंगे 1991 में, यू ऑल नो वेरी वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को क्या किया था, लिबरलाइज किया था, और हमने 3 रिफॉर्म्स लेके आए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है हमने जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी हमारी इकोनॉमी में, उनको हमने लिबरलाइज कर दिया, उनको हमने रिमूव कर दिया, या उनको रिलैक्स कर दिया, या उनको हम कह सकते हैं हल्का कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, पहले आपको पता है 1947 से लेकर 1991 के बीच में सरकार मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखती थी, प्राइवेट को बहुत ज़्यादा हमने मतलब स्पेस नहीं दिया था। तो 1991 में हमने सरकारी चीज़ों को हमने धीरे धीरे क्या करने लगे, प्राइवेटाइज। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, तो रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अर्लियर बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। पहले जो सरकार ने बैरियर लगा रखे थे, बैरियर मतलब बाधाएं लगा रखी थी, समस्या और जो सीमाएं लगा रखी थी उनको हटा देना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। एमएनसी की विशेषता बताओ। पहली बात में एमएनसी की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक देश के अलावा बाकी देशों में भी ऑपरेट करती हैं। एक की तो होती हैं, इसके अलावा 2-3 देशों में, 4 देशों में, 10 देशों में, 20 देशों में, 100 देशों में, जितने भी देश हों, एक से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करने वाली कंपनीज को हम बोलते हैं एमएनसीज। ठीक है, एक फायदा तो ये कि इसके जो प्लांट होते हैं, यूनिट होती हैं, एक से ज़्यादा देशों में होती हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट होती है, और वहाँ पर ये क्या करती हैं, लोगों को जॉब देती हैं। एमएनसी में और डोमेस्टिक कंपनी में क्या अंतर है। एमएनसी की खास बात यह है कि इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, इनकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, कई सारे देशों में होती हैं, जबकि डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ एक ही देश के अंदर क्या करती है, व्यापार करती है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन लोकल कंपनी एंड एमएनसी। लोकल कंपनी और एमएनसी जब मिलकर प्रोडक्शन करती हैं तो उसका क्या फायदा है। लोकल कंपनी मतलब एक सपोज करो कोई इंडियन कंपनी है और एक कोई फॉरेन कंपनी है, दोनों कंपनी मिलकर क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, तो क्या फायदा हुआ, तो इनको दोनों को आपस में एक दूसरे का फायदा होता है। नंबर 1, जो लोकल कंपनी जो होती हैं उनको मिल जाती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, एमएनसी दे रही है, उससे क्या होता है, वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। व्हाट डू यू मीन बाई ट्रेड बैरियर, गिव वन एग्जांपल। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या है, तो ट्रेड बैरियर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, सी बाधाएं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो हमने बाधाएं लगा रखी हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। और तो ट्रेड बैरियर का सिंपल सा मतलब होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड में जो रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस मतलब जो बाधाएं लगा देते हैं, उसी को हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, इंपोर्ट ड्यूटी।
बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हम क्यों करते हैं? फॉरेन ट्रेड इसलिए करते हैं ताकि मतलब दो देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, इसके लिए फॉरेन ट्रेड करते हैं। WTO क्या है? WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित रूल्स बनाने के लिए और साथ के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए। WTO कब बना था? 1995 में। और WTO से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था गाट। क्या नाम था? गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये पहले मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता था। हु प्ले ए मेजर रोल इन द अचीवमेंट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, या ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? ये है गवर्नमेंट। जो भी सरकार होती है वो चाहे तो मतलब ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकती है। फेयर का मतलब है सबको बराबर फायदा पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से एक को ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है, एक को कम पहुंच रहा है। नेम एनी 2 लार्ज इंडियन कंपनीज दैट इमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनी। दो कंपनियों के नाम बताने जो मल्टीनेशनल है और इंडिया की है ना, एक से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं। एक है इन्फोसिस जो IT में, एक है रेनवैक्सी जो मेडिसिन में, एक है टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, एक है एशियन पेंट जो पेंट से संबंधित है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या MNC के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी देश में उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा लगाना। सिंपल सी बात है, आप पैसा जब लगाते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम अपने पैसे को लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या कोई भी इक्विपमेंट खरीदने में या कोई भी एसेट खरीदने में लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और यही इन्वेस्टमेंट अगर MNC के द्वारा किया जाए तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। हाउ MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन अक्रॉस ग्लोब। MNC पूरी दुनिया में कैसे प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं? तो ये क्या है, एक से ज़्यादा देशों में अपने अपने प्लांट खोल देती हैं और ऐसे करके प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं। तो लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर सच एज गारमेंट और फुटवियर। और एक तरीका ये होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज की होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में कॉन्टैक्ट करेंगी छोटे छोटे प्रोड्यूसर से और उनको ऑर्डर दे देंगे कि भैया आप ये चीज़ तैयार करके दे दो, ये हमारे स्टैंडर्ड है और हर प्रोडक्ट पर या हर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करती हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है देश की इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो इसकी वजह से गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, पीपल, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है, मूवमेंट होता है चीज़ों का, ना। द कंट्रीज आर कनेक्टेड बाई मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। व्हेन डिड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमने कब स्टार्ट करी थी? 1991 में। आई टोल्ड यू LPG रिफॉर्म्स आए थे हमारे। कमेंट करके आपको बताना है कि उस समय पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 1991 में। वाई आर चाइनीज टॉयज आर मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? क्योंकि वो सस्ती प्राइस में मिल जाते हैं, नई नई डिजाइन में मिल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। फॉरेन ट्रेड क्या है? दो देशों के बीच में होने वाले ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? देश आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों को फायदा होता है। कोटा क्या होता है? अब देखो, ये ट्रेड से संबंधित बात कर रहे हैं हमें, ना। कोटा का मतलब है जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो पहले ही एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एक लिमिटेशन लगा देते हैं कि इतना सामान खरीदेंगे इस कंट्री से, उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ये जो आपने लिमिटेशन लगा दी है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोटा। तो व्हेन ए कंट्री इम्पोजेज लिमिटेशंस ऑन द क्वांटिटी इंपोर्टेड बाय दी अनदर कंट्री इज कॉल्ड इम्पोर्ट कोटा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है? जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोटा ना लगाए तो चाइना का जो माल है बहुत ज़्यादा अपने कंट्री में फ्लड कर सकता है और इसकी वजह से हमारी देसी कंपनियाँ हर्ट हो सकती हैं। व्हाट डज रेनवैक्सी कंपनी प्रोड्यूस। रेनवैक्सी कंपनी क्या बनाती है? तो ये मेडिसिन बनाती है। क्वेश्चन आया भी था ये RBC बोर्ड में। ठीक है, वाई WTO वाज एस्टेब्लिश। WTO क्यों बना था? तो फ्री एंड फेयर ट्रेड इंश्योर करने के लिए मेंबर कंट्रीज के बीच में और ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए WTO को बनाया गया था 1995 में। ये चीज़ ध्यान रखना। राइट एनी टू फैक्टर्स, आंट नहीं है, एनी है। राइट एनी टू फैक्टर्स विच मेड ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। ग्लोबलाइजेशन किन किन चीज़ों की वजह से पॉसिबल हो पाया है? एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से और आपका ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये ज़्यादा डेवलप हो पाया है। क्या? ग्लोबलाइजेशन। हु प्लेड मेन रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसका है? ये है MNC का, मल्टीनेशनल कंपनीज। इन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है क्योंकि यही क्या करती है? एक से ज़्यादा देशों में अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश करती हैं। WTO को बना था 1995 में। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है? फेयर ग्लोबलाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सबको बराबर बेनिफिट मिले, इसलिए फेयर ग्लोबलाइजेशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए फेयर ग्लोबलाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए, इक्वलिटी इंश्योर होनी चाहिए। वाई एमएनसीज सेटिंग देयर कस्टमर केयर सेंटर्स इन इंडिया। बहुत सारी एमएनसीज का आपको देखने को मिलेंगे कि इंडिया में उन्होंने कस्टमर केयर सेंटर्स बना रखे हैं, है ना। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशन, सॉरी। तो ये इंडिया में क्यों उन्होंने अपने मतलब यहाँ पे कस्टमर केयर बना रखे हैं, उसका रीजन है। एक तो यहाँ पे इनको चीप लेबर मिल जाती है, दूसरी बात इंडिया में बहुत सारे लोग अच्छे अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो बाहर में अगर ये फॉरेन कंट्रीज में अगर वहाँ के लोगों को हायर करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मगर इंडिया में इनको बहुत कम पैसा देना पड़ता है और ऊपर से स्किल्ड लेबर खूब मिल जाती है, इसलिए इन्होंने अपने कस्टमर केयर सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश कर रखे हैं। फोर्ड कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो फोर्ड कंपनी भैया अमेरिकन कंपनी है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। और कई सारे देशों में इसके प्लांट है, लगभग 26 कंट्रीज से ज़्यादा देशों में प्लांट है। ये है अपना लास्ट चैप्टर, तो इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं कंज्यूमर वाला। तो व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर्स डे। नेशनल कंज्यूमर डे हम कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट कब मतलब एक्ट आया था, ये 2005 में आया था। इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पॉपुलरली नोन एज। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट कर दिया था। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं कोपरा के नाम से। टुडे डैश हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू कवर या टू कवर ओवर 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर 115 कंट्रीज। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं 115 देशों के, तो वो है कंज्यूमर इंटरनेशनल। इसके अंडर में बहुत सारे कंट्री से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ गए। अंडर कोपरा डैश ए जुडिशियल मशीनरी वाज सेटअप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कोपरा के अंदर 3 टायर क्वासी सिस्टम हमने जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया है ताकि कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। 24 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल कंज्यूमर्स डे। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से घूम के आ सकता है। इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग डैश नेशनल कंज्यूमर्स डे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व करते हैं। डैश इज ए सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कौन सा मार्क हम लगाते हैं, तो वो है एग मार्क। एक कैंपेन लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एजुकेट कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो भारत में कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए हमने भारतीय सरकार ने कौन सा कैंपेन चलाया था, तो वो है जागो ग्राहक जागो। रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर के एक्सप्लॉयट होने का मेन कारण क्या है, तो यहाँ 4 रीजन दे रखे हैं, तो उसमें है इलिटरेसी। कंज्यूमर कौन होता है, कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। मान लो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं मतलब लकी है ना, तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, दुकान से मान लो मैंने मोबाइल लिया या दुकान से मान लो मैंने टी परचेज की पैकेट एक, तो मैं क्या कहलाऊँगा यहाँ पे, कंज्यूमर कहलाऊँगा, ठीक है। ओके तो कंज्यूमर यही हो जाएगा जो सामान खरीदता है मार्केट से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा नाम क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कोबरा। कोबरा की फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। आरटीआई के बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन पता ही है आपको। आरटीआई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उससे हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो है हमारा आरटीआई। आरटीआई के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी आई है। आरटीआई कब आया था, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक लॉ पास किया था जिसको हम बोलते हैं आरटीआई। इसके माध्यम से सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। नेम द प्रोग्राम बीइंग रन इन इंडिया टू मेक कंज्यूमर अवेयर। कुछ उस प्रोग्राम का नाम बताना है जो कंज्यूमर्स को अवेयर कर रहा है इंडिया में। जागो ग्राहक जागो। कोपरा एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना। दूसरा, मार्केट में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिनके माध्यम से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनको क्या करना है, उनको हमें कम करना है, उनको हमें रोकना है। विच लोगो वुड यू लाइक टू सी फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड परचेज करते समय आप कौन सा लोगो देखोगे, तो इलेक्ट्रिकल का गुड देखते समय परचेज करते समय हमें ISI वाला लोगो लेना है। अगर ऐसा लोगो लगा हुआ है समझ लो वो प्रोडक्ट सेफ है, उसमें दिक्कत कम होगी, है ना। फॉर विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट हॉलमार्क की यूज। हॉलमार्क कहाँ पे यूज होता है, जब आप प्रीशियस मेटल्स खरीदते हो, सोना चांदी प्लेटिनम, तो उसमें हॉलमार्क लगा रहता है। कंज्यूमर फोरम क्या होता है, कंज्यूमर फोरम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए, कंज्यूमर के अधिकारों के लिए, और ये असिस्टेंस एंड गाइड प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर कोर्ट को। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कौन कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के, तो यहाँ पे कई सारे राइट दे रखे हैं, जैसे राइट टू रिड्रेसल ऑफ कंपनसेशन, राइट टू चूज, राइट टू चूज 2 बार लग गया तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। कंज्यूमर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं, ये सारी कंज्यूमर्स की ड्यूटीज होती हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ गुड चेक करना, खरीदने से पहले प्रोडक्शन की डेट चेक करना और MRP चेक करना, ये सारी क्या होती हैं कंज्यूमर की ड्यूटीज होती हैं। हाँ,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोगो ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के इनमें से कौन कौन से लोग हैं, तो ये सारे लोगों हैं, ISI, एग मार्क, हॉल मार्क, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा इसमें भी। रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अभी हमने देख लिया था, इलिटरेसी आ जाएगा इसमें। कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है, ये एक कंज्यूमर कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको हम कंज्यूमर कोर्ट बोलते हैं। फेयर प्राइस शॉप क्या होती है, आपने देखा होगा उचित मूल्य की दुकान, जब आप PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत राशन की जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती है, वहाँ से जो सामान लेके आते हो बहुत सस्ते में 1 रुपये 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ चावल लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है। यहाँ पे आपको एसेंशियल गुड्स लाइक चीनी, गेहूँ और आपके चावल, ये सारी चीज़ें, दाल मिल जाती हैं। और कोरोना काल में इन्हीं दुकानों से फ्री में मतलब सामान दिया गया था सरकार के द्वारा। कोबरा एक शॉर्ट नोट आए तो छोटा सा लिख देना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कोबरा के नाम से जानते हैं। ये भारतीय सरकार ने 1986 में लेके आए थे, इनेक्ट किया था। तो यहाँ पर कंप्लीट इकोनॉमिक्स हमने कवर कर लिए। आई एम श्योर आपका इससे फास्ट रिवीजन हो जाएगा, और आने वाले टाइम पर हम इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, इनके भी आपको देखने को मिलेंगे, फुल सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।